हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर। अगर आप अच्छा कुछ देख रहे हैं तो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। बेटा ये आपका नेक्स्ट पार्ट है किसका, जो अभी छूट गया था। इसमें कुछ रह रहा था, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड्स, क्या होती है पार्टनरशिप, मैरिज, डीमैरिज, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। ये मेरी वीडियो पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम उसके आगे कंटिन्यू करते हुए देखो क्या ध्यान में पढ़ते हैं। यहाँ हमने पढ़ी है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि कितनी प्रकार की पार्टनरशिप होती हैं, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो पार्टनरशिप है वो क्लासिफाइड करी गई है, क्लासिफिकेशन करी गई है। किस बेसिस पर? कुछ तो करी गई है ड्यूरेशन के बेसिस पर, यानी कि टाइम के बेसिस पर, और कुछ करी गई हैं आपके लायबिलिटी के बेसिस पर। तो इन बातों को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला क्या है? पार्टनरशिप एट विल, यानी कि विल का मतलब होता है जो इच्छा होती है। यानी कि जैसे मैं पार्टनर्स हूं, मैंने डिसाइड किया कि भाई हमारा कोई प्रोडक्ट है और वो नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवंबर तक कंप्लीट। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा, जो हम दोनों पार्टनर्स हैं, कि भाई नवंबर तक हम पार्टनरशिप रखेंगे, उसके बाद हम इस पार्टनरशिप को क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। ये हमारी इच्छा है, क्योंकि हमारा जो पर्पस है इसको बनाने का पार्टनरशिप के, वो हमारे कंप्लीट हो चुका है। तो ये लिखा हुआ है पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है? दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। ध्यान से देखो, किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए जब हम कोई भी पार्टनरशिप करते हैं तो उसको बोला जाता है क्या? पार्टनरशिप एट विल। ये बात समझ में आती है, ठीक है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो वैसे तो ऑप्शनल ही होता है, मर्जी है कि करवा भी सकते हैं या नहीं भी करवा सकते, लेकिन करा लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब किसकी बेसिस पर? लायबिलिटी के बेसिस पर। एक होती है आपकी जनरल पार्टनरशिप, एक होती है आपकी लिमिटेड पार्टनरशिप। जरा ध्यान से समझते हैं पहले जनरल पार्टनरशिप को। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड एंड जॉइंट। यानी कि इसमें क्या कह दिया कि जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज है वो क्या होती है? लिमिटेड। ध्यान से, यहां पर लिमिटेड नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? अनलिमिटेड, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप जनरल पार्टनरशिप ओपन करते हो तो आपकी जो पार्टनरशिप, जो आपकी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब समझ लो, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सपोज करो मैंने बैंक से 1 लाख रुपीज का लोन लिया, ठीक है, ठीक है। और मैंने क्या काम करा, जो सिक्योरिटी के रूप में रखा वो फर्म की मशीन्स वगैरह जो भी थी मेरी पार्टनरशिप फर्म में, जो फिक्स एसेट्स थी, वो मैंने क्या करा? एज ए सिक्योरिटी बैंक में रख दिया, ठीक है। लेकिन पता चला कि इनकी वैल्यू केवल 80,000 हो पाई। कितनी? 80,000। और पार्टनरशिप फर्म का मैं लोन की पेमेंट नहीं कर पा रहा था, तो बैंक क्या करेगा? ये 80,000 रुपीज यहां से रियलाइज करेगा, मार्केट में मेरी जो पार्टनरशिप फर्म की जो एसेट्स हैं, संपत्ति जो है, उसको सोल्ड करेगा, अपना पैसा रियलाइज करेगा। क्या मुझे बताओ, क्या बैंक का पैसा कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। तो बेटा जो 20,000 जो बचते हैं, इसे कौन पे करेगा? इसे पे करेंगे पार्टनर्स। अब ध्यान से, पता चला कि ये पार्टनर्स तो है ही नहीं, ये तो मर गया, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल पार्टनर है ये पेमेंट करेगा। अगर ये जिंदा है तो हो सकता है कि जो इनका रेशियो हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि वो 50-50% पेड करे, यानी कि 10,000 ये और 10,000 ये बात समझ में आती है। ये होता है आपका जनरल पार्टनरशिप में। इसका रजिस्ट्रेशन कराना भी क्या होता है? ऑप्शनल ही होता है। मर्जी है पार्टनर्स की कि वो इसका रजिस्ट्रेशन कराए या रजिस्ट्रेशन ना कराए। बात आती है लिमिटेड पार्टनरशिप। तो ध्यान से, वर्ड के आगे जुड़ा हुआ है लिमिटेड। द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 पार्टनर्स, यानी कि पार्टनरशिप तो आपको पता ही है, पार्टनरशिप तो केवल तभी बनती है जब कम से कम 2 व्यक्ति आपस में मिलकर कोई बिजनेस करते हैं। कितने पर्सन सुने चाहिए? एटलीस्ट 2। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो वो 2 पर्सन है उसमें से किसी एक पर्सन की, यानी कि किसी एक पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। Whereas other partners may have the limited, या अदर जो पार्टनर्स हैं उसकी लायबिलिटी क्या हो सकती है? लिमिटेड हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज कंपल्सरी। यहां पर जो आपके रजिस्ट्रेशन कराना जो होता है पार्टनरशिप फर्म का, वो कंपल्सरी होता है। यहाँ कोई ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पार्टनर्स के मन की बात नहीं है कि करा लो या मत कराओ, यहाँ कराना ही कराना पड़ेगा, ठीक है। अनलिमिटेड का मतलब क्या कि मैं आपको बता चुका हूं। अनलिमिटेड का मतलब ये है कि वो चाहे अपना जो लोन है, वो चाहे घर से अपनी एसेट्स बेके, अपने बर्तन टिंडे बेके, तब भी वो अपनी लायबिलिटी की पेमेंट
करेगा। ये बात समझ में आती है। और लिमिटेड का मतलब क्या है कि जैसे पार्टनर्स है उसने कह दिया तो रजिस्ट्रेशन करते समय कि भाई मैं 1 लाख रुपए तक पे करूंगा, सबको नोटिफिकेशन भी है, सबको नोटिफाई भी है, सबको बता रखी है, तो वो 1 लाख रुपीज के ही पेमेंट करेगा। इस वजह से उसकी लायबिलिटी कितनी हो जाती है, लिमिटेड। ये बात समझ में आती है। एक एग्जाम्पल था, क्लियर। ये छोटा सा पॉइंट है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, जरा बनी रहिए मेरी वीडियो के साथ। आइए बेटा एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि व्यक्तियों ने आपस में सलाह करके अपनी इच्छा से कोई एक एसोसिएशन बनाई है, ठीक है, ऑफ मॉडरेट, जिसका मतलब क्या होता है, हु यूनिट टुगेदर टू प्रोडक्ट एंड प्रमोट देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जैसे एग्जांपल के पॉइंट से देखते हैं, मैं क्या हूं, अमूल है, ठीक है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं अब दूध लूं, ठीक है, फार्मर से, और उसको किसको दूं, कस्टमर को। कहीं ना कहीं देखो जो आपके फार्मर है उनका ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो रहा है, मेरा ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो रहा है। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हो, जिससे कि मैं अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या कर सकता हूं, प्रमोट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, प्रमोट। इस सब चीज के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है अमूल, और भी बहुत सारी चीजें हैं, IFFCO है, ठीक है। ये क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। इसके फीचर्स देख लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। सबसे पहला क्या होता है, वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब है कोई बाउंड नहीं है, जो भी आएगा वो व्यक्ति अपनी मर्जी से इस बिजनेस को क्रिएट कर सकता है। ये बात समझ में आती है, वॉलंटरी एसोसिएशन। दूसरा क्या है, लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब समझ लो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं सिंपली, जितनी भी कंपनीज मार्केट में होती हैं वो सेपरेट लीगल एंटिटी रखती हैं। जैसे आप जो है रिलायंस जियो का सिम परचेज करने जाओगे, सपोज करो एयरटेल का परचेज करने के लिए जाओगे, तो आप एयरटेल के जो ओनर हैं उनका नाम लोगे या ये कहोगे कि एयरटेल का सिम दे दो। आप क्या कहोगे, सर एयरटेल का सिम दे दो। तो दिस इज द सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि मार्केट में जो है उसकी एक अलग पहचान होती है। तो ऐसी ही जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनकी मार्केट में एक अलग पहचान होती है, जिसे बोलते हैं लीगल स्टेटस, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर होता है बात। तीसरा पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटीज। मैंने अभी आपको बताया था कि पार्टनरशिप जो होती है उसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या, कि जैसे मैंने किसी से लोन लिया है और एज ए सिक्योरिटी अपनी एसेट्स रख दी है फर्म की, लेकिन उस फर्म की एसेट से लोन की अमाउंट की फुल रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो जो बैंक है या जिससे आपने लोन लिया है उसके पास राइट्स है, वो क्या करेगा कि अपना फुल डेब्ट रिकवर करने के लिए पार्टनर्स को कहेगा कि भैया आप मेरी पेमेंट करो। जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो उसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन यहां वर्ड लिखा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी, जो पेपर्स में या जो भी डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है कि बस हमारी लायबिलिटी इतनी है। अगर इन फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशंस आती है, इन फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि वहां पर हमें अपनी लायबिलिटी की पेमेंट करे, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी की पेमेंट करनी पड़े, तो हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है। जैसे मैंने प्रॉमिस कर दिया 1 लाख का, 2 लाख रुपीज का, तो मेरी लायबिलिटी केवल 1 या 2 लाख रुपीज तक ही रहेगी, उससे आगे नहीं जाएगी। दिस इज कॉल्ड द लिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर हो गई बातें। 4 पॉइंट होता है इसमें डेमोक्रेटिक कंट्रोल। इसमें क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल का मतलब समझ सकते हैं, ध्यान से देखें। इसमें जो है मेंबर्स सेलेक्टेड किए जाते हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जैसे आपने सोसाइटीज में ये भी देखी होंगी, वीवीआईपी भी देखी होंगी, तो उसमें इलेक्शंस वगैरह होते हैं, तो आप कहते हैं इस सोसाइटी के मेंबर कौन है, तो वहां पर जो है वोटिंग होती है। क्या होती है, वोटिंग होती है, ठीक। तो जो वोटिंग में जीत जाता है वही क्या बन जाता है, उसका वहां पर मेंबर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, चेयरमैन पर्सन बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रोल। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि जिसके पास कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स ज्यादा होंगे वही मार्केट में क्या कर सकता है, आपकी वोट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। 5th होता है सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मोटिव होता है वो ज्यादातर सर्विस प्रोवाइड करना ही होता है। ध्यान से, क्या मोटिव होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक। 6 होता है बाउंड टू गवर्नमेंट रूल्स। पर सीधी सी बात है, जब ये लीगल स्टेटस इसका क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो जितने भी गवर्नमेंट ने इसके लिए एक्ट बनाए हुए हैं, कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट भी है, ठीक,
और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रोविजंस बनाए हैं रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉलो करने पड़ेंगे। ये बात समझ में आती है। और 7 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का सरप्लस आता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, पता किस पे? जिसने जितना काम किया। दोबारा सुन लो, जिसने जितना काम किया। ऐसा नहीं है, पता चला कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने पैसा कंट्रीब्यूशन जो कर रखा है कैपिटल का वो ज्यादा कर रखा है एज कंपेयर टू अदर मेंबर, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। यानी कि कुल एक मतलब है कि जितना पैसा लोगों ने लगा रखा उसके बेसिस पर यहाँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, यहाँ होता है एज पर द ट्रांजेक्शंस डन इन बिजनेस। ये बात समझ में आती थी। तो ये आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो बेटा इसे बना के रखिए, इसको हम रिवाइज करते हैं रहेंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं अब इसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेरिट्स, यानी कि क्या क्या फायदे होते हैं। पहला क्या है? एक्सरसाइज ऑफ फॉर्मेशंस, ठीक है। इट कैन स्टार्ट विद द मिनिमम 10 मेंबर। सबसे सिंपल बात यह है कि कम से कम 10 मेंबर के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए 100 नंबर ऑफ पर्संस की जरूरत है या 20 या 200। मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 10 मेंबर होने चाहिए। 10 मेंबर की हेल्प से आप इसको क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। लिमिटेड लायबिलिटी, मैंने आपको बताया था द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सचेंज देयर कैपिटल। जैसे किसी पार्टनर्स ने, सपोज करो इस पार्टनरशिप फर्म में 1 लाख रुपीज की कैपिटल लगाई है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग की समय जो हम कोई पेमेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। जैसे मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपीज की कैपिटल लगाई थी, लेकिन हुआ क्या? आफ्टर सम टाइम सिचुएशन इज बैड, यानी कि सिचुएशंस जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो सही नहीं है। इस वजह से वो क्या करनी पड़ रही है, हमें उसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह वो सेल आउट करनी पड़ रही है। तो मुझे पता जो डेब्ट लिया था उसकी रिपेमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये नहीं है कि मेंबर्स जो है इसके वो अपने घर के बर्तन या अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करेगा तो इसकी लायबिलिटी की पेमेंट करेगा, नहीं। जिस पार्टनर ने जितना कंट्रीब्यूट किया है उसकी लायबिलिटी वहां तक लिमिटेड हो जाती है। ये बात समझ में आती है। स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये अपनी मार्केट में सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी कानून की नजरों में इन द कंटेम्पलेशंस ऑफ द लॉ, यानी कि कानून की नजरों में इसकी वो होती है एग्जिस्टेंस, वो डिफरेंट होती है, ठीक है, वो अलग होती है। जैसे आप वही वाला एक एग्जांपल अभी मैंने, रिलायंस जियो है वो एक अलग सेपरेट है और मुकेश अंबानी जी अलग हैं। हालांकि मुकेश अंबानी जी जो हैं वो ओनर हैं किसके? रिलायंस जियो के। लेकिन आप जब मार्केट में जाओगे तो क्या कहोगे? जियो का सिम दे दो या अंबानी जी का सिम दे दो? आप कहोगे जियो का सिम दे दो। क्यों? बिकॉज ऑफ लीगल, सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी कानून की नजरों में अलग पहचान है। क्लियर? इकोनॉमिक इन ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी इन ऑपरेशन, इकोनॉमी ऑपरेशंस का मतलब है कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनका जो मोटिव होता है वो क्या होता है? केवल सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसमें जरूरी नहीं है कि सबका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना ही होता है, नहीं, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना एज ए चीप रेट, ठीक। फिर होता है गवर्नमेंट सपोर्ट। जब कोई भी काम आप अच्छे के लिए करते हो तो वहां पर गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है। तो इसका एक बहुत अच्छा मेरिट है कि यहाँ पर इसमें गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है। फिर है आपका सोशल यूटिलिटी। सोशल यूटिलिटीज का मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी काम किया जाता है वो सोशल, यानी कि जो समाज होता है उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है और समाज की जो भी नीड्स हैं उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है। ये तो थी इसकी मेरिट्स। ओके, आइए अब इसकी कुछ लिमिटेशंस देखते हैं या इसकी डीमेरिट्स भी इनको बोल सकते हैं। पहला क्या है? शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। ध्यान से, जो भी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी जब ओपन की जाती है, जो भी इसके मेंबर्स होते हैं, जो प्रमोट करते हैं या मतलब इसका जो बनाते हैं, तो वो कैपिटल जो है वो लिमिटेड ही रखते हैं। क्या रखते हैं? लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। क्यों? सीधी सी एक बात है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सोशल का है, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड है, इतना प्रॉफिट कमाना नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो
कैपिटल्स जो होती है उसकी शॉर्टेज ही रहती है। इनसफिशिएंट मैनेजर, यहाँ पर जो मैनेजमेंट जो होता है वो सेलेक्टिव किया जाता है इलेक्शन के थ्रू। यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि कोई भी जो आपने मैनेजमेंट का जो मेंबर सेलेक्ट किया है वो कॉम्पिटेंट है, यानी कि योग्य भी है या नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के हो सकता है ना, तो इस वजह से यहाँ पर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन। भाई सीधी सी बात है, जब मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है, जब मैनेजमेंट ही प्रॉपर ही नहीं है, तो वो दूसरे को भी क्या मोटिवेट करेगा, यानी कि जो उसके जो मेंबर्स होते हैं उनमें हमेशा मोटिवेशंस की क्या होती है, कमी रहती है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के इसमें मेंबर्स होते हैं, किसी का व्यू अलग होता है, किसी का व्यू अलग होता है, कुछ नेगेटिव्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। लैक ऑफ सेक्रेसी, इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें पता है कोई भी हम कंपनी या पार्टनरशिप पर कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पर कॉन्फिडेंशियल यानी कि गोपनीयता जरूर होनी चाहिए। क्यों? और लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो भी काम होता है वो सब ओपनली होता है, यहाँ पर कोई भी कॉन्फिडेंशियली मेंटेन नहीं करी जाती है। इस वजह से यहाँ पर कमी रहती है किसकी, सेक्रेसी की। ठीक है, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, भैया सीधी सी बात है, इसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एक्ट जब बना दिया इसी काम के लिए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल इस पर ज्यादा है। कंफ्लिक्ट अमॉन्ग मेंबर्स का मतलब क्या होता है, यही बातें हैं कि मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं, डिफरेंट सोसाइटी के होते हैं, और साथ में उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो व्यू पॉइंट होता है वो भी अलग होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो मेंबर्स जो होते हैं वो कंफ्लिक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंफ्लिक्ट माने अलग हो जाते हैं। ये बात समझ में आती है? ये इसकी लिमिटेशंस हैं, ये आपको रीड करनी है, बुक के थ्रू कर लीजिएगा, आपके पास बुक भी होगी, पर मैंने आपको ये क्या करी है, एक्सप्लेन करी है। क्लियर है? प्लीज अभी और देखते हैं, बने रहिए वीडियो में। आइए फ्रेंड्स, कुछ और कंसेप्ट देखते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये लास्ट कंसेप्ट है आज की वीडियो का, यानी कि कितनी टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती हैं। तो पहला पॉइंट है आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका मतलब क्या, यानी कि जैसे एक फार्मर होता है तो वो क्या काम करेगा, पहले अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, फिर मिडिल मैन आएगा जो उसको लेगा, फिर वो कस्टमर को सोल्ड करेगा, जिसकी वजह से वो चीज महंगी हो जाती है। जैसे एक शुगर मिल है, तो शुगर मिल में क्या होता है कि आप जो किसान जो है गन्ना शुगर मिल को देगा, शुगर मिल उस पर क्या करेगा, उसको प्रिपेयर करेगा, शुगर में कन्वर्ट करेगा और फिर वो कस्टमर को पहुंचाएगा। तो शुगर मिल जस्ट लाइक एक तरह से मिडिल मैन हो जाता है। ठीक, तो लेकिन जो इसके अंदर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वो किसी भी मिडिल मैन को इन्वॉल्व नहीं करती हैं, वो डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर होता है गुड्स का उससे लिंक रखती हैं और डायरेक्ट वो कस्टमर को क्या करती हैं, सेल करती हैं एट रीजनेबल प्राइस पर। क्लियर? सेकंड पॉइंट है आपका इसमें प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन सी? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है जो स्मॉल टाइप्स के प्रोड्यूसर होते हैं उनको हेल्प करना होता है। होता क्या है, जो स्मॉल टाइप के जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते कि वो मार्केट में वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च कर सके या उनकी मार्केटिंग कर सके। तो होता क्या है, ये जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनसे रॉ मटेरियल्स परचेज करती है। ठीक है, किसमें? लार्ज क्वांटिटीज में, और उनको उसके अपने मेंबर्स को क्या कर देती है, प्रोवाइड कर देती है। किस पर्पस के? एट रीजनेबल प्राइस पर, जिससे कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं उनकी भी क्या हो सके, हेल्प हो जाए। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में देख लेते हैं, ये वाली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ये मार्केटिंग फंक्शंस देखती है। किसकी? जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, वेयरहाउसिंग का मतलब गोदाम, पैकिंग, ग्रेडिंग, मार्केटिंग, रिसर्च। किस पर्पस के लिए? जिससे कि इसके जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के उनको क्या हो सके, बेनिफिट्स हो सके। द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मेंबर इज पुल टुगेदर एंड सोल्ड बाय सोसाइटी एट ए गुड प्राइस। कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो मार्केटिंग वाली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ये प्रोडक्ट को परचेज करती है और ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। कैसे? जैसे कि किसान से हमने गुड्स परचेज किया, ठीक है, सोसाइटी ने, अब वो पब्लिक तक भी तो पहुंचाना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, अपना ही ट्रांसपोर्टेशन बनाया। ठीक है, जैसे मदर डेयरी वगैरह हो गया अमूल, इनका अपना ही ट्रांसपोर्टेशन और पब्लिक तक वो डेयरी तक इजिली पहुंच जाता है।
या कुछ आपने देखे हो दिल्ली में ट्रक्स होते हैं कि उसमें आपने अमाउंट डाली, जितनी अमाउंट डाली उतने का दूध मशीन से बाहर आ जाएगा। तो ये इस तरह की जो आपकी सोसाइटीज बनाई जाती है होती है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर फोर्थ पॉइंट है आपका फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ध्यान से सुने, इन सच सोसाइटी स्मॉल फार्मर्स जॉइन टुगेदर एंड पूल देयर रिसोर्सेज ऑफ कल्टिवेटर देयर लैंड कल्टिवेटली। होता क्या है इसमें, जो स्मॉल जिनके पास कम जमीनें होती हैं, जिनके यहाँ पर प्रोड्यूस भी जो है कम मात्रा में किया जाता है, वो सारे जो फार्मर्स होते हैं वो इकट्ठे होके कल्टीवेट करते हैं, यानी कि उगाई करते हैं। ठीक है, सच सोसाइटी प्रोवाइड द बेटर क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर। कहने का मतलब ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी गई है। भाई अगर जिसके पास जमीन कम है तो उसके पास सोर्सेज भी बहुत कम है, तो वो लिमिटेड ही प्रोडक्ट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और जब वो परचेज करके लाएगा, हो सकता है कि जो प्रोडक्ट के जो सीड्स वगैरह हैं वो महंगे हो। तो जो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो ऐसे फार्मरों की क्या करती है, हेल्प करती है, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट एक रीजनेबल गुड प्राइस पर क्या कर सके, खरीद सके, और उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो जिससे कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फसल को उगा सके। ठीक, फिर आता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सच सोसाइटी प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन बाय मनी लेंडर्स। होता क्या है, ये इस तरह की सोसाइटी मार्केट में बनाई गई है कि जो लेंडर्स होते हैं ना, लेंडर का मतलब क्या है, जो पैसा देते हैं। ठीक है, अब जो पैसा ले रहा है उसके साथ कुछ गलत ना हो। ठीक है, इस चीज को यानी कि उसके साथ गलत होने से बचाने के लिए एक सोसाइटी जो बनाई जाती है उसे बोला जाता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, ये जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको एक लोन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, लोन, और जिस पर रीजनेबल इंटरेस्ट चार्ज होता है, कोई ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह की जो हेल्प प्रोवाइड करती है, जो मार्केट में लोन देती है एट ए स्मॉल इंटरेस्ट रेट पर, इस तरह की सोसाइटी को बोला जाता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर लास्ट आती है आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। द मेन एम इज टू प्रोवाइड हाउस टू पीपल विद द लिमिटेड मेन इनकम एंड रीजनेबल प्राइस। होता क्या है, बहुत सारी सोसाइटी ऐसी होती हैं जैसे कि जैसे आपको मेड की जरूरत है, किसकी जरूरत है, मेड की जरूरत है। ठीक है, अब आप या तो बाहर से हायर कर सकते हैं लेकिन उन पर ट्रस्ट कम होता है, तो हम क्या करते हैं, कुछ सोसाइटीज बनाई जाती हैं जहां से हमें मेड जो है प्रोवाइड की जा सकती हैं, लेकिन उसकी जो प्राइसेस होते हैं वो क्या होते हैं, रीजनेबल होते हैं, और वो ट्रस्टेबल भी होती है क्योंकि वो एक किसके थ्रू आ रही है, एक सोसाइटी के थ्रू आ रही है। ठीक है, तो इस तरह की जो आपकी सोसाइटीज होती हैं वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज कहलाती हैं। तो आपकी हमने 6 की 6 कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंप्लीट किया है। ठीक है, आप इसको रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई है या आप ये चाहते हो कि सर विद नोट्स के प्रिपेयर कराए, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें। जब तक आप कमेंट्स नहीं करोगे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मैं और हार्ड वर्क नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्लास में न्यू कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।